नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड नेट और जेआरएफ में आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस में आए हुए हैं। और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 7 है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर धार्मिक अधिकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस सेट 6 देखा होगा तो आप लोग तुरंत इसका आंसर बता देंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। प्राकृतिक अवस्था में कौन से अधिकार प्राप्त थे? तो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट का बस एक ही तरीका है कि आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे लिखें और इसको बार बार आप लोग याद करें और एक दूसरे से कंपेयर करें कि कौन, मतलब अगर आपको ये पता है कि कौन सा जो विचारक है उसकी विचारधारा क्या है, तो आप लोग स्टेटमेंट को गेस कर सकते हैं। और एक तरीका होगा जिससे आप एलिमिनेट कर पाएंगे, और आप बार बार देखते रहेंगे तो वो स्टेटमेंट आपको स्पेशली याद हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ये मैकाइवर का कथन है। मैकाइवर की एक बुक है मॉडर्न स्टेट, ठीक है, मॉडर्न स्टेट इसकी बुक है। इसमें बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है मैकाइवर ने, और इसके अनुसार राज्य समाज के अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है, ठीक है। यद्यपि इसके कार्य अनोखो ढंग के हैं, राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं, राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं, उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। तो निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। और लास्की की बात करें तो लास्की ने भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया है, उसको याद रखें तो आपको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। लास्की भी राज्य को सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा देते हैं। तो लास्की जो है सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा देते हैं। और ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्की के अनुसार राज्य है। तो लास्की के अनुसार राज्य क्या है? समाज और संघ की अधिपति, या फिर समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, समाज का सेवक है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने अभी क्या इन्होंने कहा है, सार्वजनिक सेवा निगम, ठीक है, ये राज्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है लीकॉक, दूसरा है मैकाइवर, तीसरा है जैक्स और चौथा है कैटल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, मैकाइवर का ये स्टेटमेंट है। और राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति न होकर क्रमिक विकास का फल है। जैसे पहले आया था राज्य का दैवी सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत को लोग मानते थे, लेकिन जो सर्वाधिक सर्वमान्य सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है, ठीक है। तो मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। सर हेनरी मेन ने भी लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। तो सर हेनरी मेन, इनका भी ये स्टेटमेंट रक्त संबंध से रिलेटेड है, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मात्रिक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का प्रमुख था। मात्रिक सिद्धांत, जैसे पितृक सिद्धांत पढ़ते हैं, पितृ प्रधान सत्ता, पुरुष प्रधान समाज, तो उसी तरह से मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। कौन प्रमुख था? सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, राजा द्वारा नियुक्त किया गया, सबसे बड़ी महिला सदस्य, या फिर प्रथम पुरोहित द्वारा नियुक्त किया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, सबसे बड़ी महिला सदस्य। तो मात्रक सिद्धांत है, तो
जैसे पुरुष प्रधान समाज में जो सबसे बड़ा घर का मुखिया कौन होता है, जो सबसे जो सबसे बड़ा पुरुष होता है उस घर का। इसी तरह से मात्रक सिद्धांत के अनुसार सबसे बड़ी महिला जो होती है वो इसकी सदस्यता होती है। मैकलेन, मॉर्गन तथा जैक्स जैसे कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि मात्र प्रधान परिवार में माता ही परिवार की संपत्ति अथवा अन्य वस्तुओं के लेन देन आदि में अंतिम शक्ति है। तो देखिए, आप अगर मात्रक सिद्धांत के अनुसार पूछा जाएगा तो आप सबसे बड़ी महिला सदस्यता को मानेंगे, लेकिन अगर मैकलेन, मॉर्गन या जैक्स ये कुछ समाजशास्त्री हैं जो मात्र प्रधान परिवार में माता को मानते हैं कि माता परिवार की संपत्ति और अन्य वस्तुओं के लेन देन आदि में अंतिम शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की धारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का भेद समाप्त हो गया है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो ये किस राज्य की विशेषता है, किस प्रकार के राज्य की? लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या फिर आदर्शवादी राज्य। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे पहले क्या होता था, जो परंपरागत विचारधारा है उसके अंतर्गत राज्य के कामों को दो भागों में बांटे थे, एक अनिवार्य था और एक ऐच्छिक था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो ऐच्छिक कार्य था, अनिवार्य जो कार्य था वो राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी था, और ऐच्छिक कार्य था वो राज्य की जनता के हित में होते हुए भी राज्य के द्वारा उनका किया जाना तत्कालीन समय की विशेष परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता था कि राजा चाहे तो इस ऐच्छिक कार्य को करे या न करे, लेकिन जो अनिवार्य कार्य है वो तो उसे करना ही है क्योंकि अपनी शासन सत्ता को व्यवस्थित रखना है। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही विकास हुआ, जैसे ही लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का विकास हुआ, तो अनिवार्य और ऐच्छिक जो कार्य थे उनका भेद समाप्त हो गया, और अब जो है जो परंपरागत रूप में ऐच्छिक कार्य कहे जाते थे वो भी कार्य राज्य के लिए उतने ही आवश्यक हो गए जितने कि अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, लोक कल्याणकारी राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, जो आधुनिक राज्य है उसको कैसे? पुलिस राज्य, एक कल्याणकारी राज्य, एक अहस्तक्षेप या फिर एक तंत्रीय राज्य। तो इसको तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि इस समय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना से प्रेरित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व आप लोगों को पता होगा, इन ऑप्शन में जनसंख्या, भूभाग, सरकार या फिर संप्रभुता। अगर इन चारों में से पूछे तो संप्रभुता जो है वो राज्य की सबसे अनिवार्य या सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। J.W. गार्नर, इनकी एक बुक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, मीन्स राजनीति विज्ञान की रूपरेखा। इनके अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। कानून की दृष्टि से वह अपनी इच्छा से बंधा होता है और अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। तो प्रभुसत्ता या संप्रभुता ये किसी भी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर संप्रभुता नहीं होगी तो फिर राज्य को कोई और कंट्रोल करेगा, वो किसी विदेशी शक्ति से नियंत्रित होगी। ठीक है, वो अपना निर्णय खुद नहीं ले पाएगी। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? संप्रभुता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ग षाड्गुण्य का भाग नहीं है? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संधि, षड्यंत्र, पंचशील। तो ये आपको पता होगा कि ये जो है ये कौटिल्य का सिद्धांत है। कौटिल्य ने विदेश संबंध के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों, जिसे क्या कहते हैं? षाड्गुण्य कहते हैं। वो इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और दैधिभाव। फिर से रिपीट करता हूँ, संधि, विग्रह, आसन, यान, संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और दैधिभाव। ये 6 हैं जिसका उल्लेख इन्होंने किया है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन इन 6 में से कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा भाग नहीं है ना? तो ये देखिए, पंचशील तो इन्होंने बताया ही नहीं है और बाकी सब बताया था, तो ये नहीं है और बाकी सारे हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के
7 अंगों में नहीं है। तो ऑप्शन है स्वामी, पुरोहित, पुर या फिर कोश। तो प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में पुरोहित शब्द का उल्लेख नहीं है। कौन कौन सा है उसको हम लोग देख लेते हैं। 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा मित्र। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा मित्र। ये 7 अंग हैं। इस 7 अंगों को याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का आया हुआ है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि कौन है, कौटिल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनु की 60 गुण्य नीति में से क्या सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ये होना चाहिए मनु की 60 गुण्य नीति में निम्न में से, ये जो नीचे दिया हुआ है निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है शांति, व्यवहार, संश्रय या फिर विग्रह। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। व्यवहार जो है मनु की 60 गुण्य नीति में नहीं है। मनु की 60 गुण्य नीति में क्या क्या शामिल है? मतलब 7 नीतियों में संधि यानी कि पीस, विग्रह यानी कि वार, यान यानी कि मार्च, आसन स्टेइंग क्विट, और संश्रय मीन्स सीकिंग शेल्टर, एवं दैधि भाव मीन्स डुअल पॉलिसी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसमें शामिल है, जिसमें व्यवहार नहीं है। इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय एवं दैधि भाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से राज्य नहीं है। राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान जो है राज्य नहीं है। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे स्टेट जो है, राज्य जो है, हम लोग भारत को क्या कहते हैं? कंट्री कहते हैं, देश कहते हैं। और बाकी जो हमारे स्टेट हैं अलग अलग, इनको हम स्टेट कहते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस में हम कहें तो उसमें राज्य क्या होता है? देखिए राज्य होता क्या है पहले हम लोग समझते हैं। जो राज्य होता है, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। 4 चीजें हैं, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र या निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये सभी राज्य के आवश्यक तत्व हैं। और इन सभी तत्वों में संप्रभुता जो है यानी कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पास क्या संप्रभुता है पूरी तरह से? इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान जो है भारत संघ राज्य की इकाई है, यह संप्रभुता संपन्न नहीं है। ठीक है, ये हमारे संविधान के अनुसार चलती है, तो इसलिए ये राज्य नहीं है। जबकि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब क्या है? ये संप्रभुता संपन्न राज्य हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी राज्य हैं और राजस्थान राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ या फिर बांग्लादेश। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा नहीं होगा? तो इसमें राष्ट्र संघ जो है ये राज्य नहीं है। क्योंकि राष्ट्र संघ क्या है? ये बहुत सारे देशों का एक संगठन है, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका नाम बाद में पड़ गया। तो ये इसके पास कोई संप्रभुता नहीं है, ये किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसमें सभी देशों, सभी अलग अलग राज्यों के जो प्रधान होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो वहाँ के हेड होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो इसलिए ये पूरी तरह से राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट। और इसमें देखिए इसमें जो है जो राष्ट्र संघ है इसमें तो वैसे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे राज्य के लिए मैंने क्या बताया? जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र और सरकार होनी चाहिए। तो इसके पास निश्चित क्षेत्र भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी केवल एक ऑफिस ही होती है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या भी है वो सभी देशों की है ना, इसकी पर्सनल तो है नहीं, इसलिए राज्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है कांट, टी.एच. ग्रीन, हीगल या फिर जॉन लॉक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हीगल ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। ये जो हीगल है ये जर्मन दार्शनिक है। ठीक है,
हीगल राज्य को समाज का उच्चतम आदर्श मानता है। हीगल कहता है राज्य स्वयं निश्चित तथा पूर्ण मस्तिष्क है जो सच्चाई और बुराई, लज्जा और शुद्धता, चंचलता और धोखेबाजी के भावनात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाज और राज्य में भेद करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि भेद नहीं करता है समाज और राज्य में, और पूछ रहा है इसमें भेद कौन करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, वो मैकाइवर है। मैकाइवर समाज एवं राज्य में भेद करते हुए राज्य के बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं। राज्य के बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं, और इनकी जो एक पुस्तक है वेब ऑफ गवर्नमेंट में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों को राज्य के कार्यों में सहभागी बनाने की वकालत इन्होंने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, और इसमें हमें क्या करना है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है, और निम्नलिखित कूट से सही उत्तर आपको चूज करना है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए और इसको मैच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें तो चलिए हम इसको मैच करते हैं। भारत की अगर बात करें तो इसमें से किसको कौन सा भारत की विदेश नीति क्या है, देश और विदेश नीति। सैनिक शक्ति और साम्यवाद ये तो भारत की है नहीं। समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर ये भी नहीं है। मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तो ये वाला हमारा ऑप्शन भारत को मैच करता है। भारत मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करता है, ये इसकी विदेश नीति है। तो अगर आप इसमें देखें ए में 3 केवल एक ही में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग और डिटेल में देखते हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो ये क्या करता है, साम्यवाद का अवरोध करता है, क्योंकि जो अमेरिका है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, पूंजीवादी व्यवस्था है अमेरिका में, तो साम्यवाद का अवरोध करता है। ठीक है, सोवियत रूस की अगर बात करें तो सोवियत रूस के बारे में आपको पता होगा कि जो सोवियत रूस है समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और चाइना की अगर बात करें आप तो चाइना जो है सैनिक शक्ति और साम्यवाद पर आधारित है, ये इसकी विदेश नीति है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, सभी कुछ राज्य में निहित राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है। ठीक है, समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, या फिर सर्वाधिकारवाद में। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सर्वाधिकारवाद है। और सर्वाधिकारवाद के बारे में आप लोग जानते होंगे, हिटलर और मुसोलिनी का आपने नाम सुना होगा। तो सर्वाधिकारवाद जो है राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानता है। इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर सर्वाधिकारवाद का ही एक प्रकार है। मुसोलिनी ने इटली में कहा, मुसोलिनी जो इटली का हेड था, उसने कहा कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है। ठीक है, और इसी प्रकार रित्स्के ने कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्वाधिकारवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं व्यक्ति है। व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये तो आप ऐसे ही समझ जाते हैं, व्यक्ति को महत्व न देके राज्य को महत्व दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, या फिर इनमें से सभी। तो कल्याणकारी राज्य जो होता है वो इनमें से सभी उद्देश्यों को लेकर चलता है। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और राजनीतिक सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य जो है वो लोकहित पर आधारित है, और लोकहित से हमारा तात्पर्य क्या है, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अवसर की समानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज 20 क्वेश्चन है इसमें, और आज का हमारा ये सीरीज यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू, बाय।